बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो कई दिनों से सुर्खियों में है। जी हां, रिया चक्रवर्ती की बात होगी। आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बेहद अहम, क्योंकि आज रिया की जमानत याचिका पर फैसला आना है। आपको बता दें कि कल सेशंस कोर्ट ने रिया समेत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कभी आलीशान बंगलों में सुशांत के साथ जिंदगी बिताने वाली रिया चक्रवर्ती की रातें भाई खला की जंग लगी दीवारों के पीछे गुजर रही हैं। लेकिन आज का दिन रिया की जिंदगी के लिए अहम दिन होने वाला है। आज मालूम चलेगा कि ड्रग्स के केस में फंसी रिया चक्रवर्ती की आगे की जिंदगी जेल में कटेगी या वो पहले की तरह खुली फिजाओं में सांस ले सकेंगी, क्योंकि आज रिया की जमानत पर फैसला होना है। एक दिन पहले ही सेशन कोर्ट में रिया की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रिया ने अपनी जमानत याचिका में एनसीबी पर गंभीर आरोप भी लगाए। रिया ने कहा कि एनसीबी ने ड्रग्स वाले आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। रिया ने कहा कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। रिया की जमानत याचिका का एनसीबी की ओर से यह कहकर विरोध किया गया कि रिया से मिली जानकारी के आधार पर ही एनसीबी की जांच जारी है, इसलिए फिलहाल रिया को जमानत नहीं देनी चाहिए। अदालत में उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि स्मॉल क्वांटिटी के कनेक्शन में ये ऑफेंस है, इसलिए बेल देना चाहिए, जिसमें 1 साल की सज़ा है, इसलिए बेल देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ऐसा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी के रिलेटेड केस नहीं, इट इज़ हैविंग वाइड रेमिफिकेशंस, और इसके लिए हमको ये खोजबीन करना ज़रूरी है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेज टू एंटरटेन बेल, और बेल रिजेक्ट होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के अलावा गिरफ्तार बाकी के आरोपियों पर भी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हमने हमारे दीपेश के लिए आर्ग्यू किया है कि उसके जो ऑफेंस एप्लीकेबल है वो बेलेबल है, और पैरिटी का ग्राउंड हमने आर्ग्यू किया है। पीपी ने बोला 27A लगा है, तो वो उसको उस ग्राउंड पे अपोज करे कि ये स्टेज पे आप कोई भी अक्यूज को बेल मत दीजिए। इधर एनसीबी की गिरफ्त में आई रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने बड़ा खुलासा किया है। शोविक ने एनसीबी को बताया है कि शोविक सुशांत के घर पर ड्रग्स लाता था। शोविक ने माना कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। शोविक ने माना कि 16 मार्च को उसने सुशांत को ड्रग्स भेजा। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शोविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शोविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। अब देखना यह है कि सेशन कोर्ट रिया समेत ड्रग्स केस में फंसे बाकी आरोपियों के मुकद्दर में जेल लिखती है या सलाखों के बाहर की आजाद जिंदगी। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और इस वक्त अरविंद ओझा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आप अरविंद, आपका रुख करते हुए, अरविंद ये बताइए कितने बजे सुनवाई होगी, कब तक फैसला आ सकता है कि रिया को जेल मिलेगी या फिर बेल? जी देखिए, तकरीबन 11 बजे ये फैसला आएगा। देखिए, सुनवाई पूरी तरफ से हो चुकी है। एक तरफ जैसा हमेशा होता है, आरोपी पक्ष का वकील जो रिया के वकील हैं उनका कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जबरन उनसे दबाव बनाकर बयान लिखवाए, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि अब इस मामले में तो कई अंगल खंगाले जाने हैं, इसलिए जमानत न दी जाए। लेकिन ये मुंबई का सेशन कोर्ट है जहां से आज फैसला आएगा, और ये फैसला तय करेगा नेहा कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो सिर्फ 2 दिन तक ही सलाखों के पीछे रात गुजारती है या आने वाले दिनों में कई दिनों तक उनको सलाखों के पीछे गुजारना होगा। तो 11 बजे ये फैसला आना है।
दिलचस्प ये है कि रिया चक्रवर्ती तमाम आरोपों से नकार रही हैं, जबकि आज तक के पास शोभिक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनका कबूलनामा है जिसमें स्वीकार किया है कि सुशांत के यहाँ वो ड्रग्स पहुंचाता था। न सिर्फ ड्रग्स पहुंचाता था बल्कि रिया को भी इसकी जानकारी थी और रिया के क्रेडिट कार्ड से कई बार पेमेंट किए गए। तो दोनों पक्ष की, चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, दोनों पक्ष की तरफ से जमकर यहाँ पर इसी सेशन कोर्ट में कल बहसबाजी हुई थी। लेकिन आज 11 बजे फैसला आएगा। वो फैसला रिया चक्रवर्ती के लिए काफी अहम है नेहा, क्योंकि इस फैसले से ये तय होगा कि वो भाईखला जेल के सलाखों के पीछे ही रहेंगी। अभी तक 2 रातें गुजार चुकी हैं। अब ये फैसला तय करेगा कि आने वाले दिनों में कई रातें और भाईखला जेल में क्या रिया चक्रवर्ती गुजारेंगी। मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीष, दोनों के ऊपर चार्जेस अलग हैं, रिया पर चार्जेस अलग हैं, उनके भाई शौविक पर चार्जेस अलग हैं, क्योंकि शौविक के हवाले से ये मालूम चला है उनके कबूलनामे में कि वो व्यावसायिक तौर पर भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में उनके लिए क्या फैसला आ सकता है आज? मुनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिया के वकील लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा वक्त उन्हें जेल में ना गुजारना पड़े। जाहिर तौर पर उनके अपने दलील हैं, अपने पक्ष हैं, लेकिन ऐसे में क्या आज राहत मिलेगी रिया को? देखिए, जो हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई नेहा, उसमें जिक्र किया वकीलों ने कि 27A का हवाला दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, यानी एनसीबी ने कोर्ट को। 27A की जो एनडीपीएस धारा है उसमें सजा का प्रावधान 10 साल से ज्यादा है और यही रिया के गले की फांस बन गई। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, उन्हें कहा इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, तो न्यायिक हिरासत में तत्काल जब बेल याचिका लगाई गई तब वहां पर भी यही आधार बना था। और कल भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा तो उसमें 3 अहम बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 27A के तहत और जो मामला इनके ऊपर है वो सिर्फ ड्रग खरीदने और कंज्यूम करने, यानी खुद सेवन का नहीं है बल्कि इसका कमर्शियल यूज है। इसलिए क्वांटिटी कितनी है, पैसा कितना है, ये दरअसल मुख्य मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियल यूज है, व्यावसायिक तरीका है। इसी को सबसे बड़ा आधार बनाया गया। दूसरी जो सबसे अहम बात कही एनसीबी ने वो ये कि इनका न्यायिक हिरासत में इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि हमारी जांच आगे चल रही है। यहां तक कहा गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 4 से 5 अधिकारी कई दिनों से घर ही नहीं गए हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। और चूंकि हम एक सिंडिकेट की जांच कर रहे हैं, तार आगे जोड़ना है, इसलिए इनकी हिरासत जरूरी है ताकि जब जरूरत पड़े हम इनसे पूछताछ कर सकें। तीसरा सबसे अहम हवाला ये दिया था कि जो बयान खुद रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं, शौविक चक्रवर्ती ने दिए हैं, उसमें इन्होंने ड्रग खरीदने की बात कबूली है। इन 3 आधारों के खिलाफ जो बचाव पक्ष था, चाहे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती या बाकी के 4 और दूसरे अभियुक्त जो हैं, हर किसी ने बचाव में कहा कि न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है, हम जांच में सहयोग करेंगे, जब बुलाया जाएगा पूछताछ करेंगे। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा है। 11 से 11:30 के बीच में हम आपको सबसे पहला जो भी जजमेंट आता है इस मामले में लौटूंगी मैं आपके पास। आशुतोष, हमारे संवाददाता मुनीष पांडे भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मुनीष, रिया ने कहा है कि एनसीबी ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने आरोप स्वीकार कर ले, लेकिन रिया के अलावा उनके भाई शौविक पर भी आरोप है, दीपेश सावंत है, सैमुअल मिरांडा, बासित, ये तमाम लोग जिनकी आज जमानत पर सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आगे अगर एनसीबी को पूछताछ करनी है तो रिमांड जरूरी होगी? जी बिल्कुल नेहा, देखिए वो आरोपी हैं और आरोपी अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट में जाने के बाद बोलता है कि जो बयान जो एजेंसी ने लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ज़बरदस्ती लिया गया है। इस तरह के कई बार आरोप लिए गए हैं। उनके वकील ने कल ये आरोप लगाया था, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि जो इसमें बयान दर्ज हुआ है वो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत हुआ है, यानी कि वो कोर्ट में खुद अपने आप एक सबूत बन जाता है। ऐसे में जो एजेंसियां हैं वो साफ तौर पे यही कह रही हैं, एनसीबी साफ तौर पे ये कह रही है कि हमने बाकायदा उनका बयान दर्ज किया, दर्ज कराने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए, और जब बेल की बात आ रही है तो वो कह रही है कि ज़बरदस्ती बयान दर्ज किया हुआ, इसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, आरोपी नंबर 2
शौविक चक्रवर्ती, इन दोनों के बेल के अलावा 4 और लोग हैं। और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें इसके लिए भी बढ़ी हुई हैं कि ना सिर्फ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती बल्कि दीपेश सावंत और जो दूसरे शख्स हैं सैमुअल मिरांडा, इन तीनों ने भी रिया चक्रवर्ती का नाम लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन बयानों के आधार पर भी जो एनसीबी है वो चाहते हैं कि उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक हिरासत है, वो 14 दिन की पूरी हो, उसके बाद में फिर वो एक्सटेंशन की मांग करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उनका कहना है कि एजेंसी ने खुद ही अपने बयान में बोला हुआ है मीडिया के सामने कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, उन्हें और कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में उनको बेल दे दी जानी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ कंजम्पशन से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसा आशुतोष बता रहे थे कि 27A का मामला है। 3 साल से ज्यादा का जिसमें सजा का प्रावधान होता है उसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आप तीनों के पास में लौटूंगी, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच बात कंगना रनौत की करेंगे क्योंकि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव जारी है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जंग चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ कंगना हर हर महादेव का उद्घोष करके इस लड़ाई को आगे ले जाने का तेवर दिखा रही, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार ने भी ये ठान लिया है कि कंगना को हर हाल में सबक सिखाना है। मेहनत के बनाए सपनों का घर जब टूटता है तो उसका दर्द क्या होता है, वो कंगना की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिस दफ्तर को बनाने में कंगना ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाया, बीएमसी ने चंद मिनटों में उसे उजाड़ दिया। कंगना दफ्तर पहुंचकर जख्म के उन निशानों को महसूस कर रही थी जो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिए हैं, लेकिन कंगना इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में नहीं है। कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। कंगना अब बीएमसी से हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रही हैं। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। कंगना के दफ्तर में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करके कोर्ट को बताया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक तारीख टाल दी है। उधर कंगना की मां आशा रनौत भी अपनी बेटी के साथ डट कर खड़ी हुई। आशा रनौत ने अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। इस बीच सपोर्ट के बाद कंगना भी थोड़ा भावुक हो गई। उधर कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले भी पंगा गर्ल से मिलने उसके घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा बातचीत का दौर चला। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। कंगना के महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ ट्वीट जारी है। जिस विचारधारा का बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। इधर कंगना बयानों के बाण चला रही हैं, तो उधर कंगना के दफ्तर के बाद उनके घर पर भी बीएमसी का बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अगला जो अटेंशन रहेगा, अगला जो फोकस होगा वो यही होगा। 5वें माले पर खार के इसी बिल्डिंग में कंगना रनावत का घर है। बीएमसी का कहना है अब वो यहां पर हथौड़ा चलाएगी। सिटी सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और कहा गया है कि कंगना रनावत के पास जो सस्पेंशन नोटिस था उसको रिवोक कर दिया जाए और बीएमसी को यह अधिकार दिया जाए कि यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको वो धराशाही करेगा। यानी बीएमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है, लेकिन पूरी लड़ाई के सूत्रधार अब सवालों से बच रहे हैं। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें।
शिवसेना कंगना के खिलाफ खुलकर युद्ध की घोषणा कर चुकी है। कंगना रनौत के खिलाफ विक्रोली थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, मगर कंगना का अंदाज बताता है कि फिलहाल उन्हें अंजाम की परवाह नहीं है। मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस पूरे मामले में अब कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार है, ऐसे में कंगना भी पीछे नहीं हटती हुई दिख रही है। उन पर आरोप भी ये लग रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत होकर उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन कंगना ने अपने बचाव में कहा है कि इस तरह की कोई मंशा उनकी नहीं है, वो आगे भी ऐसी ही लड़ाई लड़ती रहेंगी। दरअसल जो लड़ाई शुरू हुई थी वो तो थी कंगना रनावत बनाम संजय राउत, फिर वो कंगना रनावत बनाम शिवसेना हो गई, अब वो कंगना रनावत बनाम महाराष्ट्र सरकार हो गई। तो जब तक ये जो कार्यवाही बीएमसी ने की उसकी निंदा भी की जाने लगी कि अगर कुछ इलीगल है, अवैध है भी, तो क्या आप पहले सोते रहे, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। उस बीच अदालत में भी कल काफी घटनाक्रम हुआ है, तो दोनों वकीलों ने आपसी सामंजस्य बनाया है कि आके बीएमसी कुछ तोड़ेगी नहीं, लेकिन कंगना रनावत की उसको जोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर उनके परिवार का बयान आना और ये कहना कि अब देखिए हम बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं, उसने शिवसेना को भी मौका दे दिया कि देखिए यही दरअसल वो राजनीतिक मंशा थी जिस पर कंगना रनावत को सफाई देनी चाहिए। रामदास आठवले का खुलकर उनके घर पे जाना सीधे सीधे इस पूरे दंगल को राजनीतिक बना देता है। इस घटनाक्रम में दरअसल आज नजर ये रहेगी कि आगे कंगना रनावत क्या कार्रवाई करती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया है, जहां अगली सुनवाई है। अगले 3 दिनों में दोनों पक्षों के वकील जो पूरा डेमोलिशन हुआ है उस पर अपने अपने पक्ष के साथ साथ कागज जो अतिरिक्त जरूरी हैं वो भी कोर्ट में जमा करेंगे। लेकिन कल कंगना का वहां जाना, उनके तेवर लगातार जारी हैं और लगातार वो महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर वो हमलावर हैं। और साथ ही चूंकि अब शिवसेना भी जो तैयारियां कर रही है कि देखिए वहां पर जगह जगह पर एफआईआर कराए जा रहे हैं, उधर दूसरे राज्यों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं शिवसेना के खिलाफ में, तो जाहिर है शायद ये जो महाभारत है उसकी अभी ये महज शुरुआत है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले आज तक ने कंगना की मां आशा रनौत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आशा रनौत ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना कायर और डरपोक है। कंगना के स्टैंड को लेकर जो कंगना ने अपना स्टैंड लिया है, आप क्या कहेंगी? कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही लिया है, आप उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है, क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी बेअन्याय हुई है, क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं। ये कैसी सरकार है, इसको सरकार बोलते हैं। ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके, उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते,
जिन्होंने घर मकान डाले उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आज बोलती है दूसरी पार्टी है कि जी क्यों सिक्योरिटी दी, क्यों उन्होंने लेनी थी मेरी बेटी की जिम्मेवारी जी? क्यों बोलती है दूसरे विपक्ष पार्टी है उनके घर में बेटियां हैं? अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसको ना उसका साथ देना चाहिए सभी को। जी आशा जी, आपको इसलिए जी बोलिए। जी बोलो आशा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवसेना कंगना के ही पीछे पड़ी है? क्योंकि आपने तमाम आरोप शिवसेना पर भी लगाए, ऐसा क्या क्यों लग रहा है? और आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कंगना की जान को खतरा है मुंबई में? तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने इसे उनको इस पोस्टर को कितना ये किया गया, और बाद में साथ में बोला कि हम इसके जबड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसका कुछ हो जाए इसको। नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है, और इससे ज्यादा थ्रेटनिंग। और आप बताओ मेरे को क्या चाहिए? हमें जैसे हो रहा है वहां पे, हो रहा है वहां पे, दिख रहा है सारी जनता, पूरे भारतवर्ष को दिख रहा है। वैसे मेरी बेटी के साथ हो जाना था तो क्या करते हम लोग? ये तो शुरू से हरेक चीज के शक्ति सब हरेक पूरी ताकत है इनके पास, धन सत्ता सब कुछ है इनके पास। तो क्या करना? भाजपा को उसको क्यों देनी थी? क्यों नहीं देनी थी? दूसरी पार्टियां क्यों इसमें विरोध कर रही है? इनको क्या तकलीफ है? इनके घर में बेटियां नहीं है, ठीक है। अगर इसने कोई गलत बात की होती या कुछ गलत बातें होती, इन्होंने क्या नहीं कुछ मेरी बेटी को बोला, उसकी इनको कोई भी इसका एक सोच नहीं है कि क्यों मेरी बेटी को इतना बकवास कर दिया। या चाहिए तो पूरा भारतवर्ष इसके साथ जी। जनता को पता नहीं है, आजकल की जनता पूरी सब कुछ नहीं जानती है। तो कंगना की मां आशा रनौत को सुन रहे थे आप, जो कह रही थी कि कंगना की जान को खतरा है, लेकिन इस बीच कंगना लगातार ट्विटर पर ट्वीट के जरिए भी निशाना साध रही हैं। उनका हाल ही का ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मन प्रबल और चालाक है, भावनाएं स्वभाव से भोली और कोमल हैं, कभी अपने दिमाग को भावनाओं पर हावी न होने दें, अपने दिल के अंदर उस छोटी सी भावना को बनाए रखें जो आपके तर्क और डर से दब गई हैं। भावनाओं को बनाए रखें, भले ही वो कितनी बेवकूफी भरी क्यों ना। अमित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त कंगना के घर के बाहर से मौजूद हैं। अमित, कंगना की मां ये डर और आशंका जता रही हैं कि कंगना की जान को खतरा है। हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद कल भी जब हम जानकारी अपने संवाददाताओं से ले रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि बीएमसी का अगला निशाना कंगना का घर भी हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से उसमें भी कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, इस वक्त मैं कंगना के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तो अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ, ये है उनका घर जो काफ़ी दिनों से बंद था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने झाड़ झंकार लग गए हैं, लेकिन कंगना के साथ जो हुआ, जो बीएमसी ने किया, उससे पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड है। कंगना खुद स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आपने बताया ट्विटर पर दे रही है, साथ साथ इंडस्ट्री वाले जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर कंगना के साथ दे रही हैं। उनकी माँ से हम बातचीत की हमारे चैनल ने, और हर तरफ से अब देखना ये होगा कि क्या होगा कंगना का पलटवार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक शह और मात का खेल हो गया है। एक तरफ कंगना कुछ कहती है, दूसरी तरफ बीएमसी कुछ करती है, सरकार की तरफ निशाना साधती है, सरकार कुछ करती है। तो देखना ये होगा कि क्या होगा कंगना का पलटवार। क्या वो शिवसेना से मिलेंगी? क्या उनका, जैसे उन्होंने कल बोला कि वो अपने घर की रिपेयरिंग नहीं कराने वाली हैं, ताकि वो लोगों को एहसास दिलाए कि उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तो ये देखना अभी आगे कंगना क्या करती हैं ट्विटर के अलावा। लौटूंगी मैं आपके पास, हमें तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच कंगना के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप सीएम उद्धव के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर है, लेकिन इस वक्त कंगना के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि न सिर्फ मुंबई बल्कि दूसरे कई शहरों में कंगना के समर्थन में लोगों ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका, तो कहीं शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। इन दो तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, तो दूसरी तस्वीर में कंगना अपने सपने के उसी मलबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची। गुस्सा न सिर्फ कंगना के मन में है, बल्कि देश के उन तमाम शहरों में भी है जहां कंगना के समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कंगना के शहर मंडी का रुख करते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कंगना के समर्थन में उद्धव सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी हुई और खुलकर कहा कि शिवसेना की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में हिंदू एकता मंच और बीजेपी युवा मोर्चा ने मिलकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। कंगना रनावत वो अपने घर शिमला में थी, शिमला से 9 तारीख के आने का उसने ऐलान किया। उससे पहले ही हाई कोर्ट के आदेश था कि 30 दिसंबर तक तोड़फोड़ नहीं होगा। कोरोना काल में उसने गुंडागर्दी किया, महाराष्ट्र सरकार ने गुंडागर्दी किया। आगरा में तो करणी सेना कंगना के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का पुतला फूंका। कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त आक्रोश दिया। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूंका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना के समर्थन में उन शहरों की फहरिस्त काफी लंबी है जहां उनके पक्ष में लोगों ने आवाज बुलंद की, चाहे वो हिमाचल का शिमला हो, सोलन हो या फिर ऊना। कहीं बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा खोला तो कहीं बजरंग दल समर्थन में सामने आई। कई शहरों में करणी सेना का गुस्सा शिवसेना पर फूटा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से पंगा लेने का जोखिम तो उठा लिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई समेत अलग अलग शहरों में उनके लिए समर्थन मिल रहा है, फिलहाल कंगना का इन तस्वीरों से हौसला जरूर बढ़ रहा होगा। आज तक ब्यूरो। और कंगना का एक और ट्वीट आपको दिखा देते हैं। दरअसल इस ट्वीट में कंगना ने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने ये इस ट्वीट में लिखा है कि महान बाला साहब ठाकरे मेरे प्रिय रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं शिवसेना कांग्रेस ना बन जाए, इसी को लेकर उन्हें तमाम कदम उठाए। बाला साहब को डर था कि शिवसेना कांग्रेस की तरह ही ना हो जाए। साथ ही इस ट्वीट में कंगना ने यह भी लिखा कि आज पार्टी के हालात देखकर क्या सोचते होंगे बाला साहब। शिवसेना के खिलाफ कंगना का ट्वीट पर वार लगातार जारी है। तो कंगना रनौत ने ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि बाला साहब ठाकरे उनके प्रिय आइकॉन रहे हैं। उन्हें डर था कि किसी दिन शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस जैसी हो जाएगी। कंगना ने लिखा है ट्वीट में कि आज पार्टी की हालत देखकर क्या सोच रही होगी बाला साहब की आत्मा। बाला साहब को डर था कि शिवसेना कांग्रेस ना बन जाए और कांग्रेस से गठबंधन का भी उन्हें डर था। आज पार्टी की हालत देखकर बाला साहब की आत्मा क्या सोच रही होगी, ये ट्वीट के जरिए कंगना ने लिखा है। इससे पहले भी लगातार ट्वीट करती रही हैं, शिवसेना पर निशाना साधती रही हैं और एक बार फिर से कंगना का ये ट्वीट वॉर जारी है। अमित त्यागी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार ट्वीट के जरिए कंगना शिवसेना पर निशाना साध रही है। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, बाला साहब का जिक्र किया है। ऐसे में ये जो घूम फिरकर बात शिवसेना की आ जाती है, उसके बावजूद कंगना और उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जाता है कि कंगना का राजनीतिक मंशा से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, उनकी हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक उनके कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन बार बार उनके अभी उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है जहां पर वो सोनिया गांधी पर से गुहार लगा रही हैं कि आप महिला हैं तो आप अंबेडकर के जो बनाए हुए प्रिंसिपल के हिसाब से मेरे साथ कुछ आप कुछ बोलती क्यों नहीं। तो वहीं पर एक उनका जो पिछला ट्वीट था उसमें वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर उन्होंने उनके की एक पुराना वीडियो डाला जहां पर वो बता रहे थे कि अगर पार्टी ऐसी नहीं रही तो कांग्रेस जैसी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना पर बार बार वो निशाना साध रही हैं और दूसरी तरफ उनका परिवार बोलता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती। आपके पास एक तरफ उनकी फिल्में भी आने की आपसे, लेकिन इस बीच लगातार कंगना विवाद में घिरी हुई है। उन्होंने अब सोनिया गांधी का नाम ले लिया है, बाला साहब ठाकरे का नाम ले लिया है। हमारे संवाददाता अमित लगातार जुड़े हुए हैं कंगना के घर के बाहर से। कंगना की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आ सकता है जल्द, क्योंकि कल हमने देखा था वो अपने दफ्तर गई थी, वहां देखा उन्होंने किस तरीके का नुकसान बीएमसी ने पहुंचाया है। अब आगे कंगना का कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड है अमित? कंगना ऑफिशियली कुछ नहीं बोली। उनकी टीम से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो भी वो बात कर रही हैं वो ट्विटर पे कर रही हैं
जो उनकी टीम कंगना रनावत, जो उनका ट्विटर पे हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया पे, वहीं पर वो अपने विचार व्यक्त कर रही हैं और हर तरफ से ये आ रहा है कि ट्विटर पर ही कंगना अपना रिएक्शन देंगी। तो जो कुछ भी उनके रिएक्शन या उनकी मंशा जो है वो ट्विटर पर ही, सोशल मीडिया पर ही वो अपने विचार व्यक्त कर कंगना एक्टिव रही है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। मौसमी, बार बार कंगना की ओर से कहा जा रहा है कि ये मेरी लड़ाई है, इसमें राजनीति नहीं है, फिर आप सोनिया गांधी का नाम लेती हैं, बाला साहेब ठाकरे पर पहुंच जाती हैं, ट्वीट के जरिए कह रही हैं कि शिवसेना की कल्पना ऐसी बाला साहेब ठाकरे ने नहीं की थी। आखिरकार ये क्या है, इसको किस तरीके से समझे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कंगना लगातार एक भावनात्मक अपील तो कर ही रही है जनता से, पर वो लगातार अपने सियासी वार भी धड़ाधड़ खेल रही है और जिस तरह से शिवसेना और कंगना के बीच थम गई है, उसके बाद जो दुखती रग है शिवसेना की, यानी कि गठबंधन की दुखती रग, उसको छेड़ दिया यहाँ पे। अगर आप देखिए, सीधे सोनिया गांधी से अपील करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन में मतभेद है कंगना रनावत को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर कटाक्ष करना और उसको एक बार फिर से दोबारा छेड़ देना। सोनिया गांधी को बतौर एक महिला कंगना रनावत ये अपील कर रही हैं, तो खुद अपने आप में ये कई अंतर्द्वंद और असमंजस की स्थिति गठबंधन में पैदा करता है। मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमेरिका के पश्चिमी तटों पर मौजूद ओरेगन और कैलिफोर्निया राज्य के तमाम जंगल इस वक्त जल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हालात इतने भयावह हैं कि लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में आसमान लाल दिख रहा है। कोरोना के कहर के बीच जंगल की आग से परेशान अमेरिका लाल आसमान देखकर हैरान है। धुएं के चलते सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ गई और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हैरत में पड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें पोस्ट की और लिखा भी कि ऐसा लग रहा है जैसे ये लाल ग्रह मार्स की तस्वीर है। आग की वजह से इस पूरे इलाके में दिन में ही रात जैसे हालात हो गए हैं। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को स्थित इस गोल्डन गेट पर ऐसा मंजर पहले कभी नहीं दिखा। हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में दिखने वाला ये मशहूर ब्रिज भी अलग ही रूप में नजर आया। सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, बगल के राज्य ओरेगन के जंगलों में लगी आग भी तबाही मचा रही है और वहाँ के शहरों में भी ऐसा ही हाल है। लपटें अब रिहायशी इलाकों तक पहुँचने लगी हैं। दोनों ही राज्यों में आग के चलते तमाम घर जलकर खाक हो चुके हैं और हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कईयों का सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अमेरिकी वन सेवा के मुताबिक इस साल कैलिफोर्निया में 20 लाख एकड़ में फैले जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं और आगे भी इनके बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। अब भी तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग काबू में आती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।